नमस्कार साथियों, श्रीकांत एक बार पुनः हाजिर हूँ। और जैसा कि अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलटी इतिहास सिलेबस, यानी कि जो इतिहास विषय का एलटी का परीक्षा है, जो एलटी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतिहास विषय का सिलेबस हम लेके आए हुए हैं। क्योंकि किसी भी विषय का सबसे पहले शुरू करने के पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस अगर हमारा अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सिलेबस देखेंगे, और खास करके इतिहास तो बहुत बड़ा है। सभी लोगों को पता है जो बच्चे तैयारी करते हैं कि इतिहास का सिलेबस, और वो भी उसको बिल्कुल से एक जगह पे और पॉइंट में करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। पर आज हम लोग यही देखेंगे कि कौन सिलेबस में क्या क्या है। वैसे तो इस पूरे बोर्ड में पूरा सिलेबस नहीं आ सकता था, पर पूरा कोशिश किया गया है कि उसको एक जगह में बताया जा सके, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी रहे और मुझे भी समझाने में आसानी रहे। तो देखते हैं कि सिलेबस में कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये एलटी इतिहास, ठीक है। तो पहला पोर्शन कौन सा है? भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि ये शुरुआती इतिहास का सबसे प्राथमिक चैप्टर है। यानी कि जहां से इतिहास के प्रकार से कह सकते हैं हम लोगों की शुरुआत होती है। परीक्षाओं में जो सिलेबस शुरू किया जाता है, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। बहुत इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कम ही आते हैं, पर यह है कि अब सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, उसमें कोई गुंजाइश तो है नहीं। दूसरा है सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं, नगर नियोजन, प्रस्तर मूर्तियों, मृण मूर्तियों, मोहरों और धर्म। नगर नियोजन में खास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। जो इतिहास के बच्चे हैं वो इसको भली भांति जानते हैं, उसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मगर अब चूंकि सिलेबस में सिर्फ इतना ही है नगर नियोजन, और वो भी किसका? सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का है। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि और किन्हीं शहरों के नगर नियोजन के विषय में वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो हमको किसके विषय में जानना है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन हट के भी आ जाते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा भी, लेकिन प्रमुख रूप से नगर नियोजन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का है। फिर चलते हैं सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताओं में। दूसरे नंबर पर प्रस्तर मूर्तियों, मृण मूर्तियों, मोहरे, ठीक है। ये थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता का कटिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे मोहरे हैं, मृण मूर्तियां हैं, प्रस्तर मूर्तियां हैं, ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों से पाई गई हैं। कई जगह पे इसको जो है अलग अलग जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। मोहरों पे जो चिन्ह मिले हुए हैं, प्रतीक मिले हुए हैं, उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है कि ये सभ्यता कैसे रही होगी, कैसे फली फूली होगी, कहां कहां तक इसका विस्तार था। मोहरों से हमें तात्कालिक परिस्थितियों में बहुत सारी चीजों के विषय में इतिहास में पता चलता है। इसीलिए मोहरे किसी भी ऐतिहासिक कालखंड में वो बहुत ही प्रचुर साधन होते हैं इतिहास को जानने के लिए। तो मोहरे हैं, मृण मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां तो ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। मोहरे, ठीक है। फिर सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताओं में धर्म है। तो धर्म में सिंधु घाटी में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी धार्मिक व्यवस्था थी, वहां पे क्या था, कैसा था, ये अभी तक पूरी तरह से खुल के एक मत नहीं है इतिहासकारों में, पुरातत्ववेदों में। लेकिन यह है कि मोटा मोटा ये जान लीजिए कि धर्म की तो सिंधु घाटी में प्रमुखता थी ही थी। ऐसा तो है नहीं कि बिना धर्म के कोई सभ्यता इतने दिनों तक संचालित रह सकती है या हो सकती है, इसको हम दूसरे भी शब्दों में देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं सिंधु घाटी के बाद फिर कौन सा है? पूर्व वैदिक कालीन, यानी वैदिक काल के पहले का समय, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में भी क्या है? राजनीतिक अवस्था है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक है, ठीक है। ये पूरा पढ़ना है, ठीक। इसके बाद फिर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में आता है वैदिक काल। वो तो सीधी सी बात है। तो वैदिक काल में भी यही सब सारी चीजें, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इन चीजों को पढ़ना है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी कि इसके बाद फिर उत्तर वैदिक कालीन जो टाइम पीरियड है, कालखंड है, वो इतिहास में अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब 600 ईसा पूर्व से शुरुआत अगर इसकी शुरू होती है तो यही वो समय है जब द्वितीय नगरीकरण, जिसको बोला जाता है द्वितीय नगरीकरण,
यहाँ पे मैं कोट कर दे रहा हूँ, द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण, यानी प्रथम नगरीकरण व्यवस्था कौन सी है, सिंधु घाटी की है। दूसरी नगरीकरण कौन सी है, ये 600 ईसा पूर्व में शुरू होती है। यही वो पीरियड है, टाइम पीरियड है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे धर्म का, स्पेशली पूरे विश्व में इस समय 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में धर्मों का एक प्रकार से उदय होता है, धर्मों की क्रांति आ जाती है। जहां जहां पे जो जो भी सभ्यताएं रहती हैं, जो भी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, वहां पे धर्मों का, नए नए धर्मों का उदय होता है, और जो वहां पे स्थापित धर्म होते हैं उनके विरोध में। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। द्वितीय नगरीकरण इसीलिए है कि यहाँ पे इस समय विकसित एक ऐसी व्यवस्था का उदय होता है। आपको पता ही होगा कि लोकतंत्र, वैशाली लोकतंत्र जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है हमारे यहाँ, ठीक है, 16 महाजनपद, सब इसी टाइम कालखंड की बात है। वो हम सब देखेंगे, वो सब हमारे सिलेबस में वैसे विशेष तौर पे है नहीं, वो प्रवक्ता में है, प्रवक्ता पीजीटी, यानी कि जो प्रवक्ता मैं पढ़ाऊंगा, जो बच्चे जुड़ेंगे तो उसमें मैं उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एलटी की बात चल रही है, क्योंकि ये एलटी की बात चल रही है। एलटी का सिलेबस प्रवक्ता के सिलेबस से छोटा है, ठीक है, प्रवक्ता का सिलेबस काफी बड़ा है इतिहास का, ठीक है। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव और शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। तो विशेषताओं को देखा जाएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, विशेषली बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात की जाएगी कि वो सब धर्म, ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि वो जो है, जो धर्म चला आ रहा था भारत में, उसके विरोध में खड़े हुए और काफी ज्यादा सफल भी हुए, ठीक है। फिर इसके बाद फिर मौर्यकाल आ जाता है, सबसे महान वंश, ठीक है, कह सकते हैं भारत में पहले अखिल चक्रवर्ती सम्राट की उत्पत्ति, मोटा मोटा जो जैसे अपने को बताना चाहता है, ठीक है। मौर्य काल की उत्पत्ति होता है, फिर मौर्य काल का शासन प्रबंधन, ठीक है। इसके बाद फिर अशोक का मूल्यांकन, यानी कि अशोक स्पेशली कोड है मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य भी है, ठीक है, उनको भी देखा जाएगा। तो एक प्रकार से, क्योंकि मौर्य काल की स्थापना ही वही करते हैं, ठीक है, उत्पत्ति में वो आ ही जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, तो उनको तो देखना ही देखना है। इसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज अशोक का मूल्यांकन। अशोक का मूल्यांकन इन संदर्भों में देखा जाएगा कि अशोक एक महान शासक है, किस लिए महान है, ठीक। फिर इसके बाद फिर मौर्य काल के बाद सीधे आ जाता है गुप्त काल, ठीक है, बीच में सब गायब हो जाता है, जो कि सिलेबस में जो दिया है उसी के अनुसार हमें पढ़ाई करनी है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम है, द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है चंद्रगुप्त गुप्त वंश में, ठीक है। क्योंकि गुप्त वंश भारत के सबसे लंबे कालखंड, यानी जिसका टाइम पीरियड, ऐसा साम्राज्य जिसका सबसे लंबा दीर्घकालीन इतिहास में टाइम पीरियड रहता है, पर इसमें से प्रमुख रूप से 1, 2, 3, 4, 5 शासकों की बात की गई है। 5 शासकों को सिलेबस में दिया गया है, स्पेशली कोड किया गया है, तो हम उन्हीं 5 शासकों की देखेंगे, ठीक है। फिर गुप्त वंश के टाइम पे पता है साथ ही हूण आक्रमण होता है, ठीक है। गुप्त वंश के पतन के प्रमुख कारणों में सबसे गिना जाता है हूण आक्रमण को, ठीक है, पतन देखेंगे। फिर इसके बाद फिर चोल काल है, सीधे चोल काल की बात कही गई है। चोल काल देखेंगे, उसमें राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, ऐसे जो प्रमुख प्रमुख शासक हैं उनके विषय में देखेंगे। फिर विदेशी आक्रमण है, सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, फिर गजनवियों का होता है, फिर मोहम्मद गोरी का। स्पेशली 3 ही आक्रमण की बात कही गई और 3 ही प्रमुख है, इतिहास में ये पता ही है कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है 612 के इर्द गिर्द में, इसके बाद फिर गजनवियों का, फिर मोहम्मद गोरी का होता है, तो ये विदेशी आक्रमण है। इन सबको जो कोडिंग की गई है, जो सब डिवीजन किया गया है, ये इसलिए कि ऐसा सिलेबस है कि कठिनाई ना हो। जब सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। फिर है विदेशी आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में पता ही है, राजनीतिक और प्रशासनिक पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक, यानी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों का शासन काल क्या रहा और उनका प्रशासन क्या रहा। अब वो दिल्ली सल्तनत के शासकों की सूची बड़ी लंबी है, प्रशासन, तो उसको यहाँ पे सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। फिर सीधे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का शासन भारत में होता है। मुगलों के विषय में वही क्या जानना है हमें, राजनीतिक और प्रशासनिक जानना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। जो सिलेबस में दिया है पॉइंट वाइज 1 to 1 दिया हुआ, बिल्कुल एज इट इज हमें पढ़ना है, सिलेबस के बिल्कुल भी बाहर नहीं पढ़ना है। फिर
फिर बीच में मुगलों दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के बीच में पता है बहमनी साम्राज्य 1300, विजयनगर साम्राज्य 1336 में, ठीक है, ये 1343 46 के बीच में मराठों का उदय होता है, पता नहीं शिवाजी की बात कही गई है। तो कुल मिला के बहमनी साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, मराठों का उदय है। मराठों का उदय शिवाजी के मुख्यतः कोट किया गया है मराठों के उदय में, ठीक है, और पतन में। तो शिवाजी मराठों की उत्पत्ति के कारण होते हैं, यानी कि कारण का क्या, शिवाजी मराठों की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि एक मराठा साम्राज्य का गठन करते हैं। इसके बाद फिर कैसे उस साम्राज्य का पतन होता है मुगलों के समय में, इसके बाद फिर अंग्रेजों के समय में, फिर आज मध्यकालीन वही मध्यकालीन इतिहास ही चल रहा है। उसमें खास करके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। संस्कृति में क्या होता है मध्यकाल में, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन चलता है, ठीक है, भक्ति और सूफी को देखना है। फिर मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को देखना है, मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था को देखना है, ठीक है। मोटा मोटा मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मराठों का उदय पतन, ठीक है। इसके बाद फिर सीधे सीधे हम आ जाते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास लगभग पूरा है, 1950 तक का है आधुनिक इतिहास। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार से, स्थापना से, यानी 1600 ईस्वी से लेके एक प्रकार से मोटा मोटा 1950 तक का जो कालखंड है, मोटा मोटा उसको आधुनिक इतिहास। 1600 से तो आधुनिक इतिहास में नहीं गिना जाता है, लेकिन यह है कि मोटा मोटा 16 ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार से, यानी 1600 ईस्वी से हम इस सिलेबस को देखेंगे। इसको मोटा मोटा लिख दिया गया है, बाकी तो 1950 ईस्वी तक इसको कवर करना है। तो ये प्रकार से आपका सिलेबस है जो आपके आयोग ने दिया हुआ है एलटी में। यही सिलेबस को आपको कवर करना है। अब इसी को धीरे धीरे हम देखेंगे आगे आने वाले समय में। 1-2 दिन में क्लासेस शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। एलटी की भी, पीजीटी हिस्ट्री का इससे बड़ा सिलेबस है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका लगभग 2 गुना है। जो भी चीजें इसमें छूट गई हैं वो सब पीजीटी में है। हिस्ट्री का सिलेबस वैसे भी बहुत बड़ा होता है, जो इतिहास के बच्चे हैं उनको पता ही है, जो इतिहास तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही है, तो कुछ बताने की बहुत विशेष बात। लेकिन यह है कि अगर सिलेबस को तोड़ के देखा जाए, यानी कि खंड खंड में करके देखा जाए, जैसे सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन है, प्रस्तर मूर्ति, ये 3 में अगर हम कर लें तो नगर नियोजन में भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। तो अगर हम ऐसे करके सिलेबस को देखेंगे तो हमें चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, कहने का ये मतलब है। इसीलिए इस सिलेबस को अभी पूरी तरह से खोला नहीं गया है, खोलने का मतलब है, और इसमें जो जो पॉइंट है उसको जब हम क्लास शुरू करेंगे तो एक एक चीजें फिर बताएंगे। ये मोटा मोटा साथियों आपका सिलेबस है इतिहास एलटी का। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप अपने सुझाव दीजिए जिससे कि मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना सिलेबस है पूरा 1 बाय 1 मैं एक से अपने तरीके से, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे मैं पढ़ाऊं। हालांकि मेरे पुराने वीडियो हिस्ट्री के बहुत सारे मैंने डाल रखे हुए हैं, जो लंबे लंबे हैं, जो बिल्कुल से एकदम से एक एक चीज मैंने बताई है उसमें। अगर वो जो भी बच्चे देखना चाहें वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एसकांत जीएस क्लासेस, एसकांत जीएस क्लासेस। और जो बच्चे मुझसे जुड़ना भी चाहते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं एसकांत जीएस क्लासेस, ठीक है। और ये मेरा रहा फोन नंबर। अगर किसी को कुछ पूछना हो, जुड़ना हो, तो मेरे फोन नंबर को लिख सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो साथियों, ये एलटी इतिहास का सिलेबस रहा। बाकी फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। नमस्कार।